गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम लेसन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, हम प्रेजेंट में हम अपने आसपास जो भी पदार्थ देखते हैं वो मेन रूप से तत्व, मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित होते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ तत्व, मिश्रण एवं यौगिक के रूप में उपस्थित रहते हैं। तत्व क्या होता है, आप 9th में पढ़ चुके हो। ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने हैं तत्व कहलाते हैं। जैसे सोडियम, हाइड्रोजन, सोना, मैग्नीशियम, ये सभी मूल रूप से अपनी मूल अवस्था में जो पदार्थ पाए जाते हैं एक ही प्रकार के अणुओं से बने होते हैं, उन्हें हम तत्व कहते हैं। अब तक कम से कम 118 तत्व ज्ञात है। प्रेजेंट में 118 से ज़्यादा ही तत्व मिल चुके हैं। ये बुक पुरानी है तो उसमें पहले का दिया हुआ है। तो इसके बाद देखो, वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों। वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए है कि अगर हम एक तत्व के बारे में पढ़ेंगे, अगर हमने उसको एक ही सारणी में रखा होगा तो उसके जैसे, उसके सामान्य गुणों के जैसे दूसरे तत्व भी सेम वैसे ही गुण पाए जाएंगे उस तत्व में। तो तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को आसान बनाने हेतु उनको वर्गीकृत किया गया है। तो वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि हम एक ही तत्व से बाकी तत्वों के बारे में भी पढ़ सकें और उनका गुणों के बारे में पता कर सके। भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, किसी से अभिक्रिया करके क्या पदार्थ बनते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले डॉबेराइनर, ये वैज्ञानिक है, इन्होंने वर्गीकरण कैसे किया जाए तत्वों को ये दिया हुआ है। देखो, जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार क्रमवार लगाया जाए तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं, जिन्हें त्रिक कहा जाता है। त्रिक के मध्य तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भार का माध्य होता है। जैसे कैल्शियम, इसका परमाणु भार दिया हुआ है 40.1। फिर है बेरियम, Ba, इसका 137.3। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़कर अगर हम इसका औसत या माध्य निकालते हैं तो वो बीच वाले तत्व के बराबर होता है। स्ट्रेशियम Sr के बराबर होता है 87.6 के लगभग। तो लेकिन डॉबेराइनर केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके। उस समय तक ज्ञात तत्वों में केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके। तो डॉबेराइनर के 3 त्रिक कौन कौन से हैं, देखो, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रेशियम और बेरियम। ठीक है, और दूसरा है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर सके, उसके बाद बाकी तत्वों के बारे में कुछ पता नहीं चल सका, इसलिए डॉबेराइनर का त्रिक ये तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर पाया। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक थे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। तो न्यूलैंड ने क्या किया था कि अगर तत्वों को बढ़ते परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान थे। जैसे संगीत में 8वां तत्व सेम रिपीट हो जाता है दोबारा से, ऐसे ही इसे हम न्यूलैंड्स का अष्टक नियम भी कहते हैं। इसकी तुलना संगीत के अष्टक से की गई थी, इसलिए इसे न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहा जाता है। उदाहरण, लिथियम एवं सोडियम धातु के गुण समान हैं। तो यह नियम केवल कैल्शियम धातु यानी जिनके परमाणु भार कम होते हैं हल्के तत्वों तक, केवल उन्हीं तक लागू होते हैं। नए तत्वों के गुण इस सारणी से मेल नहीं खाते थे। तत्वों में सारणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल 2 तत्वों को एक साथ रख दिया गया है, बल्कि असमान तत्वों जिनके गुणों में कोई समानता नहीं उनको भी एक स्थान पे रखा गया है। जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, कोबाल्ट और निकिल और बेरियम। तो इनके सेम समान गुण हैं, ये रिपीट होते हैं। हाइड्रोजन के बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के बाद जो 8वां तत्व आएगा F, उसके गुण हाइड्रोजन के समान होंगे। ऐसे ही सल्फर S के बाद क्लोरीन के गुण एक समान होंगे, लेकिन ये हल्के तत्वों पर ही, जिनके परमाणु भार कम थे उन पर ही लागू हो सका। इसके बाद
मेंडलीव की आवर्त सारणी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत पूछी जाती है क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी मेंडलीव की आवर्त सारणी से ही बनाई गई थी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है? तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण, इनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन है। मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित है। इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहते हैं और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। ठीक है, जो कॉलम है वो ग्रुप कहलाए जाते हैं, समूह, और सीधी लाइन जो होती है हॉरिजेंटल लाइंस उन्हें आवर्त कहते हैं। तो मेंडलीव ने क्या किया था कि तत्वों को अगर परमाणु द्रव्यमानों के अनुसार रखा जाए तो एक जैसे गुण वाले तत्व क्या होते हैं, दोबारा से रिपीट हो जाते हैं। आवर्त फलन का मतलब है रिपीट होते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां क्या है? तो मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी, उन्होंने अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए गए थे। जैसे कुछ तत्व उस समय तक मेंडलीव के टाइम पर नहीं मिले थे, तो उन्होंने आवर्त सारणी में उनके लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए थे। स्कैंडियम, गैलीलियम तथा जर्मेनियम, समान गुण धर्म वाले तत्वों को एक साथ स्थान मिल गया था। और मेंडलीव ने जो पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना ही जो अक्रिय गैसें होती हैं या उत्कृष्ट गैसें होती है, उनका पता लगने पर इन्हें एक अलग समूह में रखा जा सकता था। उनके लिए एक कॉलम मेंडलीव ने छोड़ रखा था। लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी की भी सीमाएं थी, कमियां थी इसमें। सबसे पहले कमी थी समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। ठीक है, समस्थानिक जिनके परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या जिनकी समान होती है उन्हें हम समस्थानिक कहते हैं। आप पढ़ चुके हो 9th में, वो क्लियर नहीं था मेंडलीव की सारणी में। हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं था इसमें, और कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमानों के अनुसार अनुचित क्रम था। ये मेंडलीव की आवर्त सारणी है। तो आपको अपनी बुक में आवर्त सारणी दिखाई दे रही है, देखो मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में ग्रुप कितने हैं? 8 तो ग्रुप है इसमें। फर्स्ट ग्रुप देखो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 और 7 और 8th। ठीक है, इन 8 समूहों को ए और बी करके दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, 2 अलग अलग समूह में। ऑक्साइड लिया हुआ है इन्होंने R2O और हाइड्राइड RH लिया हुआ है। तो आवर्त नीचे वाली सारणी में देखो आवर्त दिए हुए हैं। कितने आवर्त हैं? 7 आवर्त होते हैं। इसमें एक इन्होंने जीरो आवर्त छोड़ दिया गया, पहला वाला आवर्त जहाँ पे लिखा है। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब पहले समूह में रखे गए हैं। तो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। अपनी बुक में देखकर इसका रिवीजन करना। ठीक है, और मेंडलीव की आवर्त नियम क्या है ये पूछा जाता है अक्सर। ठीक है, आप इसे पढ़ो और कल मैं आपको आधुनिक आवर्त सारणी बताऊंगी।